हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुन CSIR नेट जुलाई 2026 का जो जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है मैथमेटिकल साइंस का, उसके 1 से लेकर 10 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो पहला पार्ट देख लीजिएगा, जिसकी थंबनेल आपको यहां दिख जाएगी। आई टैब पे आप लिंक देख सकते हैं। थोड़ा सा प्ले करके बता देता हूं मैं वीडियो। देयर आर 4 टाउन्स P, Q, R एंड T। इनमें आपको रिलेशन रखा कि कौन किस डायरेक्शन में रखा है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का आइडिया होना आवश्यक है। चलिए काम करते हैं, मैं यहाँ आपको बता दूं कि यार ये साइड जो होती है ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये हमारे पास ईस्ट होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे वेस्ट होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सब समझने की कोशिश करते हैं कि Q इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ P। मतलब साउथ और वेस्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है कि Q इज द साउथ वेस्ट ऑफ P, मतलब P के साउथ वेस्ट में Q है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो Q जो है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, और मान लीजिए यार P हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ना, कि Q जो है वो हमारे पास P के साउथ वेस्ट में दे रखा है। एक प्रकार से हम इसको देख सकते हैं इस प्रकार से ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, R इज द ईस्ट ऑफ Q। मतलब R जो है वो Q के ईस्ट में और साउथ ईस्ट ऑफ P है ना। मतलब यहाँ पे इसके ईस्ट में, मतलब इस साइड में होगा, और आप समझ रहे हैं कि P के साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट मतलब एक तरह से देखा जाए तो R यहाँ पे हो जाएगा, जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड T इज टू द नॉर्थ ऑफ R। ये T जो है ये R के नॉर्थ में है, मतलब R के नॉर्थ मतलब इस साइड में है ना। एंड आप समझ रहा है इन द लाइन ऑफ QP, और ये QP की लाइन में। तो एक तरह से देखा जाए तो यार T हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये इस लाइन के अंदर है ना। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं R जो मतलब T जो है वो R के नॉर्थ में और Q और P के लाइन में। तो आप समझ रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T। ये बोल रहा है यहाँ पे कि इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड है ना। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे T जिस डायरेक्शन में लोकेटेड है उसमें P यहाँ पे कौन से इसकी डायरेक्शन में होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे हो जाएगा ना। इन विच डायरेक्शन ऑफ P इज T लोकेटेड है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो T जो है वो P की किस डायरेक्शन में यहाँ पे लोकेट कर रहा है, एक तरह से ये बोला जा रहा है ना। तो यार यहाँ पे जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, मतलब हमारे पास C ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आप ये देखिएगा, ताकि जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि 11 से लेके 20 तक, वो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं। तो सर शुरू करते हैं। एंड उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है आपसे, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। एंड दिस इज द क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि देयर आर 4 पॉजिटिव इंटीजर से A B C D such that A is less than to B, B is less than to C and C is less than to D. Consider the following statement, the unique mode of the data is 6। आपसे बोला जा रहा है कि जो डेटा का मोड है वो 6 है, एंड मीडियन जो है वो 7 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर D। आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास कितनी यहाँ पे या क्या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है लार्जेस्ट नंबर D की। तो इसमें हम काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे इसका मोड वैल्यू 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 6 का होना आवश्यक है ना। 2 6 का होगा तभी हमारे पास यहाँ पे मोड 6 होगा। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात, यहां पे जो मीडियन आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो मीडियन वैल्यू क्या होती है, जब भी हम नंबर को अरेंज करते हैं तो उसकी जो बीच की वैल्यू है उसका, क्योंकि यहां पे 4 आ रहा है तो ऑब्वियसली बीच की जो वैल्यू है, मतलब अगर देखें यहां पे तो B + C/2 करें तो यार वो हमारे पास 7 आना चाहिए। इसका मतलब B + C जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए भैया, 14 आना चाहिए। 14 आना चाहिए। इसका मतलब 2 नंबर जो है, देखो अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, और यहाँ पे C अगर मैं 8 ले लूं, तो देखो 6 और 8 14, और 14 का जो एवरेज होगा वो हमारे पास 7 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। और D जो है वो हमारे पास C से बड़ा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर D। तो आपसे बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर D है, उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो यार D अगर मैं यहाँ पे ले लूं, अब आप बोलोगे सर D को आप 8 ले लो। अगर आप D को 8 ले लोगे तो फिर तो हमारे पास मोड वैल्यू यहाँ पे 8 भी पॉसिबल हो सकती है। तो यार हम 8 तो नहीं ले सकते। इसका मतलब 100% मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। इसका मतलब D की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड ऑफ 1000 इज रिटन एज 17 to 8 है ना। ये बोल रहा है कि अगर 1000 को हम यहाँ पे 1728 लिखते हैं, कोड दे रखा है यहाँ पे, एंड 125 को हम यहाँ पे 343 लिखते हैं, एंड नेक्स्ट बोल रहा है एंड 343 को अगर हम यहाँ पे 729 लिखते हैं, तो आपसे बोला जा रहा कि भैया बताओ यहाँ पे 512 को हम क्या लिख सकते हैं। तो यार आप यहाँ पे देखोगे जितने भी ये नंबर दे रखे हैं ये सब क्यूब नंबर है। देखो आप, ये 10 का क्यूब है ना। आप देखोगे तो सुनिए हमारे पास क्या आ रहा है, 10 का क्यूब आ रहा है, और 10 का क्यूब आ रहा है। अब देखो ये किसका क्यूब हो सकता है, तो सुन यहाँ पे अगर देखें तो 11 का तो नहीं हो सकता है, 12 का क्यूब देखेंगे तो 12 लाइक 2 2 4,
4 दूना 8, आई थिंक 12 का क्यूब भी पॉसिबल है हमारे पास, है ना। 13 9 3 3 9 9 23, है ना, 4 चौक 16 एंड 16 चौक 24, नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 का क्यूब आएगा ये, है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 12 का क्यूब आएगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो सुन ये हमारे पास 5 का क्यूब आ रहा है, एंड इसको देखूंगा तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास 6 का हो नहीं सकता, 7 है ना, आई थिंक 7 का क्यूब हो जाएगा ना। 7 7 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, है ना, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। इसमें ये आ रहा है हमारे पास 7 का क्यूब, तो भैया ये हमारे पास आएगा 9 का क्यूब, आप देख लीजिए, है ना, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप देखोगे सुन तो यार ये हमारे पास किसका आ रहा है भैया, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 8 का क्यूब, देखिए आप, है ना, 8 8 64 और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आएगा। इसका मतलब इसका जो क्यूब आएगा, मतलब नेक्स्ट 2 का डिफरेंस, मतलब 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है ना, मतलब 2 से बढ़ रहा है, तो यार ये आएगा 10 का क्यूब, है ना, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है भैया, 1000 होती है, मतलब हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, 3 alarm bells ring at the interval of 30 second, 40 second and 45 second respectively. They started ringing simultaneously at 4 AM. तो आपसे पूछा जा रहा कि at what time will they all ring simultaneously, मतलब नेक्स्ट कितने टाइम के बाद वो वापस यहाँ पे एक साथ रिंग करेंगे। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसके लिए हम एलसीएम का कंसेप्ट लगाते हैं, है ना। तो यार यहाँ पे देखेंगे तो 30 और 30 का हम प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, तो 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 40 का प्राइम फैक्टरेशन करते हैं तो यार ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। नेक्स्ट देखेंगे 45 का प्राइम फैक्टरेशन, है ना, तो 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, है ना, तो सुन इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज एलसीएम ऑफ 30, 40, 45। तो यार यहाँ पे देखोगे सबसे पहले 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो रही, 2 की पावर 3, फिर हमारे पास यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो रही भैया, 3 की पावर 2 एंड 5 की हाईएस्ट पावर 5 आ रही है ना, मतलब 1 आ रही है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 8 9 72 और ये 5 आ जाएगा। तो सुन यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेकंड आ जाएगा, पर हमें तो यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड होता है, तो यार इसको 60 डिवाइड करेंगे तो इतने हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये मिनट आ जाएंगे, और इसको कैंसिल करेंगे तो भैया ये 6 मिनट आ जाएगा, है ना, मतलब 4 बजे ये बज रहे हैं तो 6 मिनट के बाद वापस बजेंगे, मतलब 4:06 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज देर आर 9 आइडेंटिकल गोल्ड कॉइन आउट ऑफ विच 8 कॉइन्स हैव सेम वेट, मतलब 9 कॉइन है जिसमें 8 का वेट बिल्कुल सेम है। एक कॉइन है जो कि काउंटरफेल्ट एंड वेट स्लाइटली लेस देन अदर कॉइन, है ना, जो एक कॉइन है ना, उसका वेट जो है वो बाकी 8 कॉइन से कम है ना, 8 का तो सेम है, 1 का कम है। क्लियर है। यू हैव क्लासिकल बैलेंस स्केल ऑफ वेटिंग, what is the minimum number of weighting are required to definitely isolate and identify the counterfeit coin। हम कितनी बार यहाँ पे उसको तोलें, हमारे पास तराजू दे रखा है, कितनी बार हम उसका वेट करें कि यहाँ पे हम पता लगा पाएं कि भैया वो जो एक कॉइन है जिसका वेट कम है वो कौन सा वाला होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए ये 3 कॉइन है ना, ये 3 कॉइन है और यहाँ पे ये 3 कॉइन है। क्लियर है। एक काम करता हूँ, जो काउंटरफेल्ट कॉइन है ना जिसका वेट कम है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे डाल देता हूँ उसको। ठीक है। अब ये मैंने 3 अलग अलग ग्रुप में इन कॉइन्स को लगा दिया। अब क्या करता हूँ, सुन मैं यहाँ पे तराजू लेके बैठता हूँ, है ना, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, सुन इसको तोलना स्टार्ट किया, है ना, भैया मैं इसको तोल रहा हूँ, ठीक है ना, तोल रहा हूँ, है ना। मैंने क्या करा, इन दोनों को लिया, है ना, इसको इधर लिया और दूसरे वाले को इधर लिया, ऑब्वियसली बराबर आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब हमें ये पता पड़ गया कि भैया इस वाले के अंदर कॉइन गड़बड़ वाला है। ठीक है। अगर आप बोलोगे सर आप इन दोनों क्यों करो, आप ये भी तो कर सकते हो। भैया इन दोनों में करा तो ये क्या होगा, सुन ये लेस वेट वाला होगा और ये हमारे पास हायर वेट वाला होगा। तो भैया यहां से पता पड़ जाएगा भैया इसमें गड़बड़ है। तो एक बार में आपको ये पता पड़ गया कि भैया हमारे पास फर्स्ट में आपने जैसे पता किया, 3 ग्रुप में डिवाइड किया और आपने कोई से भी 2 ग्रुप लिए, तो उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि जो कम वेट वाला कॉइन है वो कौन से वाले ग्रुप के अंदर है ना। तो अब हमने ये ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया ना कि भैया ये वाला ग्रुप हमारे पास ये हो गया। ठीक। अब हमें ये पता लगाना है कि भैया इनमें से हमारे पास जो कॉइन है वो कौन सा वाला है। अब मैं इन दोनों को वापस यहाँ पे मेजर करता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये मेजर कर दिया, है ना, कि भैया हमारे पास मैंने क्या करा, सुन यहाँ पे कोई भी 2 कॉइन पकड़े, है ना, 2 कॉइन पकड़े तो एक कॉइन मैंने यहाँ लिखा और एक कॉइन मैंने यहाँ डाला, है ना। तो जैसे ही आपने इसको करा और यहाँ पे अगर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब जो बाहर वाला कॉइन है वो कम वेट का है। और अगर आप बाई चांस आपने इन दोनों को लिया और यहाँ पे मान लीजिए कि इसका वेट लेस आ रहा है,
इसका मतलब ये हमारे पास काउंटरफेल्ट कॉइन हो जाएगा। मतलब दो, आप यहाँ पे 2 बार में वेट करोगे, उससे पता लगा लोगे कि भैया हमारे पास ऐसा कौन सा कॉइन है जिसका वेट कम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग चार्ट शोज दैट द सेक्टर वाइज परसेंटेज ब्रेक ऑफ 650 करोड़ which is GDP of the small country with a population of 1 billion people, the 80% of the people constitutes its working population engaged in the various sector and contributing to the GDP. Which of the following lowest contribution to the GDP? आपसे बोला जा रहा है कि एक कंट्री है जिसका GDP 650 करोड़ है और ये बोला जा रहा है कि 80% पॉपुलेशन जो है ना वो मेहनत करती है, काम करती है, बाकी यहाँ पे इनका मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे काम करने में 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि नॉन वर्किंग है, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए या ऐसे हो गए जो कि लाइक कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उनका कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, तो ऐसे 20% लोग हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है ना, जिसका सबसे कम है। देखो यहाँ पे एक बात बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास अलग अलग ग्राफ दे रखा है, सर्विस दे रखा है, इंडस्ट्री दे रखा है, एग्रीकल्चर दे रखा है और अदर दे रखा है। अरे यार मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, देखते ही हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भाई सर्विस सेक्टर के लोग भी मेहनत करते हैं 38% है, इंडस्ट्री के लोग भी काम करते हैं एंड एग्रीकल्चर वाले भी काम करते हैं। अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ यहाँ पे है ना, तो इन सबको जोड़ूंगा तो लगभग 76% आ रहा है। भैया हमारे पास तो 80% लोग काम करने वाले हैं, इसका मतलब 4% जो लोग हैं ना वो हमारे पास यहाँ पे है ना, और रिमेनिंग जो 20% है वो हमारे पास कौन से भैया, वो हमारे पास ऐसे हैं जो कि नॉन वर्किंग है। तो अगर ये यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे कम कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है जीडीपी के अंदर है ना, और वो कौन से भैया, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ही है ना। भैया ये तो तीनों तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सामने दिख रहा है कि जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन होगी वो कहाँ होगी भैया, अदर्स में होगी है ना। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भैया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे तो उनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं होगा जीडीपी में, या फिर हम बोलेंगे लोएस्ट कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कम इनका कंट्रीब्यूशन दिखता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट जनरल एप्टीट्यूड की हमारी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस और साथ में कंसेप्ट्स एंड थ्योरी दी है। इसमें गेट के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, तो इसको आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। बाकी हमारा CSIR नेट का कोर्स एंड IIT जिम का कोर्स अवेलेबल है, सेट एग्जाम भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स के एप्लीकेशन पे ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव विच व्हेन प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर X वुड कंप्लीट द पैटर्न। यार ये मतलब लड्डू क्वेश्चन है, अब क्या ही बोलूँ, ऐसे क्वेश्चन CSIR नेट में आना तो मतलब क्या ही बोलो अब है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, ये होना चाहिए है ना। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, ये सर्कल इस प्रकार से होना चाहिए, और यहाँ पे देखोगे तो यार ये यूं होना चाहिए और ये हमारे पास ऐसा होना चाहिए है ना, तभी होगा। तो अब यार भैया ऐसा कौन सा आ रहा है यार भैया, यहाँ पे देखो है ना, मेरे हिसाब से ये आ रहा है, ये ऑप्शन, बाकी तो कुछ हुआ नहीं है ना। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द ग्राफ रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट ऑन अ रॉ मटेरियल एंड सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 2020 to 2025. Study the bar graph and answer the question in which year was there a maximum percentage increase in the sales of products as compared to the previous. तो देखो यहाँ पे सेल्स देखी जा रही है, तो 2020 के अंदर अगर मैं यहाँ डेटा लिख दूँ है ना, सेल्स का डेटा लिखना है ना, तो 2020 के अंदर हमारे पास जो सेल्स है, ध्यान दीजिएगा 2020 के अंदर जो सेल्स है वो 400 है ना। देखो यहाँ पे 400 लिखी हुई है, सेल्स ब्लू कलर में सेल्स है रखे ना। 2021 के अंदर हमारे पास जो सेल्स आ रही है वो 600 आ रही है ना। 2022 के अंदर हमारे पास जो सेल्स आ रही है वो 1000 आ रही है ना। 2023 के अंदर आ रही है हमारे पास 800 है ना। 2024 में हमारे पास जो आ रही है वो 1200 आ रही है, माफी चाहूँगा है ना। एंड 2025 में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है भैया, 920 आ रही है। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ की क्या पूछ रहा है भैया, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है भैया, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे ना। 2023 हमारा आंसर कभी हो नहीं सकता है ना। इस वक्त यहाँ पे वापस इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, मतलब ये काउंट नहीं होगा। मतलब आंसर जो होगा इनमें से कोई एक होगा, 20, 21, 22 और 24। क्लियर, और ये हमारे पास ऑप्शन निकल के आ रहा है। अब देखो इसमें यहाँ पे कितनी इंक्रीज हो रही है, 200 इंक्रीज हो रही है ना। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो 200 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 है ना। तो 200 2020 के बाद 2021 में कितनी इंक्रीज हुई, तो 200 इंक्रीज हुई है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो 50% इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अब देखते हैं इसके अंदर सुन 2022 में कितनी इंक्रीज हुई, तो यार ये आएगा हमारे पास 600 और 1000, तो 400 इंक्रीज हुई कितने में से भैया, 600 में से इंटू 100। तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यार ये तो हमारे पास इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। देखो ये तो 50% हो रहा है हमारे पास है ना,
और यहाँ पे देखोगे यार ये आएगा हमारे पास, मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 200 अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा है 3, दैट इज 67% अप्रोक्सीमेट आ रहा है ना, मतलब एक तरह से ज़्यादा आ रहा है ना। अब ये तो हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे देखोगे 2025 में, सॉरी 2024 में इंक्रीज हो रहा है कितना, 400 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 800 का 400 मतलब 50% हो रहा है। तो जो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है वो हमारे पास कौन सी ईयर में हो रहा है भैया, 2022 में हो रहा है, मतलब हमारे पास सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी विल डिक्रीज। देखो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि एक तरह से देखा जाए तो कोई भी अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसका डिसऑर्डर की बात करी जाती है कि कितना वो फास्ट डिसऑर्डर हो रहा है ना, वो एक प्रकार से उसकी एंट्रोपी की बात करता है। तो ये बोल रहा है कि वाटर इज बॉइल्ड, है ना। तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है, कोई भी अगर सॉलिड है, सॉलिड से वाटर बनना, वाटर से गैस बनना, ऐसे केसेस में जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है ना, क्योंकि उस वाले केस में डिसऑर्डर ज्यादा हो रहा होता है ना। तो यहाँ पे देखो वाटर बॉइल्ड, तो ये भी हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। द शुगर इज डिसॉल्व इन द वाटर, भैया सॉलिड से वाटर बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास एंट्रोपी की होगी, इंक्रीज करेगी। आइस इज हीटेड टू द मेल्ट, है ना, तो यार यहाँ पे भी हमारे पास सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो यहाँ पे भी डिसऑर्डर होगी। इसमें द एग इज बॉइल्ड इन द वाटर, तो यार एग के अंदर क्या होता है, जब भी हम एग को वाटर के अंदर बॉइल करते हैं तो जो एग होता है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्व करता है, और पानी को एब्जॉर्व करता है तो उस वाले केस में यहाँ पे जो वाटर डिसऑर्डर होता है वो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो एंट्रोपी होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पाइसेस आइडेंटिफाई द टाइप वेयर ओनली वन स्पाइसेस इज बेनिफिटेड एंड इज डिटरमिनेंटल टू द अदर स्पाइसेस। मतलब आपको ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर ये पता लग रहा है कि एक जो प्रजाति है उसको बेनिफिट हो रहा है दूसरे के कंपैरिजन में। तो सुन यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कि कॉमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सुन जो कॉमेंसलिज्म होता है मतलब एक प्रजाति को बेनिफिट मिल रहा है पर उससे दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है ना। और एमेंसलिज्म में मतलब होता है कि इसको नुकसान हो रहा है ना, पर किसी और को फायदा नहीं हो रहा है ना, मतलब ये अपनी वजह से ही खत्म हो रही है और अपनी वजह से ही बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली ये पॉसिबल नहीं है ना भाई। आपको ये पता लगाना है कि ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसको दूसरे से फायदा हो रहा है ना, ये आपको पता लगाना है। तो यार ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे जो पैरासिटिज्म होता है मतलब एक तरह से परजीवी होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली जो पैरासाइट्स होते हैं, या फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैराडिशन, तो पैराडिशन जो होता है ये परभक्षी होता है, मतलब किसी को खा के जिंदा रह रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये भी किसी दूसरे से बेनिफिट ले रहा है। तो उस वाले केस में सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा और ये डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अ प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंस इन केमिकल मिक्सचर, व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नॉन एज। तो सुन यहाँ पे कोई भी मिक्सचर है उसमें आपको अलग अलग उसके एलिमेंट्स को करना है, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसमें यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लाइफ साइंस और केमिस्ट्री के हैं। हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन इतना सही नहीं हो, पर अल्टीमेटली जो लॉजिक है वो यही यहाँ पे लगने वाला है। तो सुन यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार CSIR नेट मैथमेटिक्स में 2026 जुलाई में पूछे गए थे। सुन 10 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं और 10 क्वेश्चन मैंने अभी करके बताया। मुझे लगता है आपको सही लगे होंगे यहाँ पे। एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाकी कमेंट करते रहिए। एंड सुन, अगर आप मैथ्स के पे हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे कोर्सेज को आप ले सकते हैं जो कि CSIR नेट IIT के अवेलेबल है। सुन हमारे सेट एग्जाम के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग IIT भी पढ़ाते हैं। एंड हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो हमारे नया जो एप्लीकेशन है मैथ्स का डिजिटल, वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड हमारा AA का कोर्स भी आप देख सकते हैं, हमारी बुक्स है। सुन ये वाली बुक जो कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारे एप्लीकेशन है जहाँ पे आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट 1 है जहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।